सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी हमारा स्टार्ट हो चुका है। जो हमारे कुछ चैप्टर्स रह चुके हैं, यहाँ पे सेल वाला यूनिट रह चुका है और एक एनाटॉमी वाला जो चैप्टर रह चुका है वो भी बीच बीच में मैं जल्दी लाने का कोशिश करूँगी। बट फिलहाल हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पे फोकस करते हैं। इधर से हमारे पास में अराउंड 20+ मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस जैसे हमें मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। स्पेशली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है ना, ये दो में थोड़ा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। ठीक है, और रहा बात प्लांट ग्रोथ वाला, वो थोड़ा याद करने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग को फोकस अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर हमें फोकस करना है। प्लांट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इस पर हमें फोकस करना है। मैं कोशिश करूँगी 2 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देने विद डिटेल। यहाँ पे लिख रखा है हमारे पास में क्विक रिविजन नोट्स, बट यहाँ पे हम लोग डिटेल में चलेंगे। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग पहले चलते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5-6 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है वो खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो ये पढ़ते हैं हम लोग कि इसमें CO2 और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग और बड़े हो चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिको बोले तो फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल केमिकल। फिजियोलॉजी बॉडी के अंदर हो रही है हमारे पास में, उसके बाद आई मीन प्लांट के बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, और केमिकल क्योंकि उसमें केमिकल कंपोनेंट्स हमारे पास में यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बन रहा है, CO2 यूज़, ये तो केमिकल्स ही है ना, एक तरीके से केमिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये एक फिजिको केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास में ये एक तरीके का एंजाइम मीडिएटेड, एंजाइम से रेगुलेट होता है और एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब ये क्या चीज़ है ये भी समझ लेते हैं। एंजाइम रेगुलेटेड कहने का क्या मतलब होता है। एंजाइम हमारे पास में यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स आते हैं, ये हम लोग आगे यहाँ पे अभी पढ़ने वाले। बहुत तरीके के एंजाइम्स वगैरह हमारे पास में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम रेगुलेटेड होता है, मतलब एंजाइम के हेल्प से ये काम होता है। और एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। अगर आपको याद है, मैंने चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ लिविंग्स। उसमें एक हमारे पास में आता है कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टर आता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है ये 2 तरीके का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो ये जो कैटाबॉलिज्म है इसका मतलब बड़े मॉलिक्यूल को कट करके छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं हम लोग। एनाबॉलिज्म मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहा है। क्या कहा है? एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कैसे? देखो, CO2 एक छोटा मॉलिक्यूल है, H2 एक छोटा मॉलिक्यूल है, इनको हमने जोड़ दिया, बड़ा सा मॉलिक्यूल बन गया C6H12O6, बड़ा मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज, इन दोनों के कंपैरिजन में ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जोड़ करके 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस का कौन सा पार्ट? एनाबॉलिक प्रोसेस। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा ये बात। नेक्स्ट, CO2 जो है हमारे पास में, H2O है हमारे पास में, इन दोनों को यूज़ करते हैं हम। ये लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के अंदर ये काम होता है। यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिलता है, H2O मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। फोटोसिंथेसिस को हम लोग दूसरे वर्ड्स में CO2 फिक्सेशन प्रोसेस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग पूछते हैं ये रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे पास। एक हो गया CO2, एक हो गया H2O, एक हो गया सनलाइट, एक हो गया क्लोरोफिल, जिसके हेल्प से जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है ना फोटोसिंथेसिस में, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कह देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पूछा जाता है कि इनका सोर्स क्या होता है। तो CO2 का सोर्स तो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से हम ले लेते हैं। H2O का सोर्स क्या होता है? सॉइल। जो हमारे पास प्लांट है वो सॉइल से वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, सनलाइट का सोर्स सन हमारे पास, एंड क्लोरोफिल तो हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो इतनी क्वेश्चंस यहाँ से हमारे पास में बनती हैं। इसके बाद अब यहाँ पे जो हमारे पास में बोला है, फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक photosynthesis is the basis of life on earth because it is the primary source of all foods on earth। हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, हमारे पास जो ये फोटोसिंथेसिस है ना, ये हमारे पास में प्राइमरी सोर्स होता है। किस चीज़ का? फूड का। मतलब ये हमारे पास जो सोर्स होता है ना, ये यहीं से हमें फूड मिलता है। क्या मिलता है? फूड मिलता है। ठीक, कहने का क्या मतलब कि हम लोग को देखो, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में एक चीज़ हम लोग जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम इसे बना सकते, ना इसे मिटा सकते। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्म चेंज कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे फॉर्म, जो वर्क में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात ये आता है कि
कोई ना कोई एक सोर्स है जो हमें एनर्जी दे रहा है, तब ना हम एनर्जी ले रहे हैं और फिर हमसे एनर्जी दूसरे चीज़ में पास कर रही है, ठीक है। तो जो मेन सोर्स है, अर्थ पे एनर्जी आया कहाँ से सबसे पहले बार में, तो अर्थ पे एनर्जी जो आ रहा है ना, ये सनलाइट के हेल्प से आ रहा है। कहाँ चला गया, अर्थ पे जो हमारे पास एनर्जी आ रहा है ना, वो सनलाइट के हेल्प से आ रहा है। अब जब सनलाइट कैप्चर कर रहा है हमारे पास प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो गया, फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारे पास में कुल मिलाकर के ना 3 काम कर रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे ना तो 3 काम हमारे पास कर रहा है। पहला, फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, फूड प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, CO2 को फिक्स कर रहा है। तीसरा, एनर्जी ट्रैप कर रहा है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम सनलाइट डायरेक्ट ट्रैप कर पाए, ठीक है। वो प्रोसेस कौन कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ट्रैप करके हमें मिल रहा है, हम खाना खाते हैं एनर्जी मिलता है ना, वो कौन सा एनर्जी है, सनलाइट वाला एनर्जी है। और कहाँ से एनर्जी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पूरा बात, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोफिल, लाइट, CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बता दिया मैंने, 4 रॉ मटेरियल बताया, यहाँ पे 3 ही लिखा है, एक और क्लोरोफिल को भी हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। इट अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर देना, इट अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ एज वेल एज इन स्टेम्स। स्टेम में भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। आ जाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तक हमने बात कर लिया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब देखो, अब जो हम लोग आगे आते हैं ना, तो अब कुछ देखो चीज़ें हमें अभी पता है कि कैसे क्या होती है, ठीक है। जैसे हमें अभी पता है कि फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है, बट जब चीज़ें डिस्कवर की जा रही थी, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं किसी ना किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डिस्कवरी के टाइम में ऐसा नहीं होता कि साइंटिस्ट को तुरंत पता लग जाता है कि हाँ वो पहले बार में ही एक्सपेरिमेंट करने गया और एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल रह गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। एक साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत फेलियर्स मिलते हैं, ठीक है। और एंड में जब जाके वो सक्सेसफुल होता है ना, तब उसकी थ्योरीज लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो क्या चीज़ हमारे पास कैसे डिलीवर हुई ये तो हमें नहीं पता। ये चीज़ें हिस्ट्री में जनरली पढ़ते हैं, बट बायो के केस में ये है ना कि हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ते हैं। साइंस में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि उसका चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, चीज़ें डिस्कवर कहाँ से हुई थी, एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुए थे। बहुत मेजर चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, छोटी छोटी ऊपर चीज़ें मैं दिखाऊंगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे गए हैं एक्चुअली, और भी तरीके के क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन इन फ्यूचर चांसेस बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। ओके, तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आ रहे हैं, नेम है इनका जोसेफ प्रीस्टले। क्या नाम है इनका, जोसेफ प्रीस्टले, ठीक है। तो प्रीस्टले जो है हमारे पास में, इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना, इन्होंने ऑक्सीजन को जो है डिस्कवर किया था। मतलब डिस्कवर करने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में डाला था, नहीं, कहने का ये मतलब है कि ऑक्सीजन तो पहले से था इन्वायरमेंट में, बट उसकी डिस्कवरी, उसकी खोज किसने की थी, प्रीस्टले ने की थी, ठीक है। इनने बताया था कि ऑक्सीजन नाम का कोई तो है जो हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक। तो इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी इन 1774। ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, हाँ नहीं अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इन फ्यूचर पूछ सकते हैं, तो ये पूरा याद रख लेना। अब देखो इनने क्या बताया था हमारे पास में, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने बताया एयर का रोल क्या होता है ग्रीन प्लांट्स के ग्रोथ में, ठीक है। इन्होंने माउस, कैंडल और मिंट प्लांट को लेकर के ना हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या है ये मैं तुम लोग को डायरेक्ट बता देती हूँ, चीज़ें पढ़ने से बेटर। देखो हमारे पास में पहले क्या किया इन्होंने ग्लास जार लिया। ग्लास जार, अगर तुम लोग बेकरीज वगैरह में गए होगे, महंगे बेकरीज, ठीक है, तो बेकरीज वगैरह में क्या होता है ना, कप केक्स या केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह बना करके और उसको ऊपर से ग्लास जार से ढक देते हैं। बस कुछ नहीं, वो ग्लास जार उनने कहीं से चोरी कर ली और लेके आ गए घर पे, ठीक है, 2-3 ऐसे लेकर के आ गए अलग अलग बेकरी से चुरा करके, ठीक। अब उनने क्या किया कि एक कैंडल जला लिया पहले, ठीक है, और उसको ग्लास जार से ढक दिया। बच्चा ये एक्सपेरिमेंट किया, हम तुमने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। हमें पता है क्या होगा, कैंडल जल रहा है, कंबशन हो रहा है, अब उसको कंबशन प्रोसेस होने के लिए उसको सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो अब जब कंबशन प्रोसेस जो है ना इनने कराया, देखा इन्होंने, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैंडल जब तक वहाँ पे उस जार के अंदर में ऑक्सीजन है तब तक जलेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा कैंडल बुझ जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो इन्होंने देखा अरे
कैंडल तो बुझ गया। उस टाइम पे इन्हें ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं तब अभी यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता है, ठीक। तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास में क्या होता है, उनने क्या किया, उनने देखा कि कैंडल बुझ गया, ठीक है। अब उसको साइड किया, अब दूसरा जार लिया, उसमें एक चूहे को ले लिया, चूहे को ढक दिया। चूहे का दिन खराब था, वो बेचारा जब उसको ग्लास जार से ढका, अंदर जितना ऑक्सीजन था तब तक वो जिया, क्योंकि हाँ हमें पता है ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया वगैरह, थोड़े फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, फंगी वगैरह, बट एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अब वो एनिमल जो था वो ऑक्सीजन लेता है और CO2 जो है वो रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, तो वो भी ऐसा ही किया। तो जब तक जार के अंदर में हमारे पास ऑक्सीजन था वो क्या कर रहा था, तब तक जिंदा था। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ वो बेचारा सफोकेट करके मर गया, ठीक है। तो प्रीस्टली ने देखा, अरे ये क्या हो गया। अब उनने क्या किया, मिंट प्लांट लिया, ठीक। मिंट प्लांट को फिर वैसे ही अलग दूसरे जार में जो है वो बंद कर दिया। अब मिंट प्लांट के केस में चीजें उल्टी हो जाती हैं। मिंट प्लांट क्या करता है, CO2 ग्रैब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये बात हमें पता है, फोटोसिंथेसिस करता है वो। तो अब जब मिंट प्लांट को रखा तो जितना उस जार के अंदर CO2 प्रेजेंट था, मेंशन करना है एक चीज, CO2 वो यूज करेगा, ठीक, और O2 रिलीज करेगा। रेस्पिरेशन भी करता है, देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन भी करते हैं। अब यहाँ पे देखना, फोटोसिंथेसिस में जो O2 रिलीज करते हैं और CO2 यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज करते हैं और O2 यूज करते हैं। तो ये लोग जो O2 यूज करते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस से ले लेते हैं, और जो CO2 रिलीज करते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस को दे देते हैं। अल्टीमेटली होल टोटल इनको फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 ज्यादा चाहिए होता है, जितना ये रिलीज करते हैं ना उससे भी ज्यादा चाहिए होता है। तभी तो एनवायरनमेंट में हम लोग जो CO2 रिलीज कर रहे हैं उसको वो लोग ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उसमें क्या हुआ कि उसको CO2 का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, CO2 ग्लास जार में खत्म हो गया, ठीक। अब जब CO2 ग्लास जार में खत्म हो गया तो मिंट प्लांट भी धीरे धीरे करके मर गया। यहाँ पे अगेन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कैंडल है और जो माउस है वो किसके डेफिशिएंसी की वजह से मरा, ऑक्सीजन के, और जो मिंट प्लांट है वो किसके डेफिशिएंसी की वजह से मरा, CO2 के। अब यहाँ पे प्रीस्ले ने क्या किया कि कैंडल और माउस को एक साथ में जो है ना ग्लास जार के अंदर बंद कर दिया। कैंडल भी थोड़ी देर के बाद बुझ गया और माउस भी थोड़ी देर के बाद मर गया। अब मिंट प्लांट, कैंडल और माउस तीनों को एक जार में ला करके बंद कर दिया, ये वाला प्रोसेस, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, ना इसमें कैंडल बुझा, ना इसमें माउस मरा, ना इसमें मिंट प्लांट मरा, तीनों की तीनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, ठीक। कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास O2 यूज कर रहा है कैंडल और CO2 रिलीज कर रहा है। माउस भी हमारा O2 यूज कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है। यहाँ पे ये जो दो CO2 है इसको यूज कौन कर रहा है, CO2 को यूज कर रहा है मिंट, और इसको रिलीज कौन कर रहा है, O2, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमारे पास में ये दोनों जो CO2 रिलीज कर रहे हैं उसको यूज कर रहा है मिंट प्लांट, और मिंट प्लांट जो O2 को रिलीज कर रहा है उसको ये दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ से प्रीस्ले ने क्या दिमाग लगा के निकाला कि देखो भाई, हमारे पास में जो बर्निंग कैंडल है और जो माउस है ये दोनों ना एयर को किसी ना किसी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन नाम का कोई चीज यूज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये सब नहीं पता था। उन्हें डायरेक्ट बोला कि एयर को कैंडल और माउस किसी तरीके से डैमेज कर रहे हैं, और उस डैमेज को रिस्टोर यानी ठीक कर रहा है कौन, मिंट प्लांट, ठीक है। और बाद में जाकर के इन्होंने ऑक्सीजन का जो है डिस्कवरी किया, और तब जाकर के पता चला अच्छा चीजें इस तरीके से हो रही है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जूलियस वॉन सैक्स। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1854 में किया था, ठीक है। इनने बताया था कि ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं ना प्लांट के वो ही ग्लूकोज प्रोड्यूस करते। क्यों, हमें तो पता है फोटोसिंथेसिस वहीं होती है जहाँ क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल खुद एक ग्रीन पिगमेंट है, तो वो वहीं मिलता है जहाँ पे ग्रीन कलर का पार्ट हो, ठीक है। इनने बताया कि जहाँ पे ग्लूकोज बनता है ना वहाँ पे वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने पहली बार स्टार्च को मेंशन किया यहाँ पे। इसके बाद आते हैं TW एंगलमैन। एंगलमैन को एंजल से याद कर सकते हैं, एंजल प्रिया। एंजल हमारे पास कभी आती है तो देखते हो रोशनी रोशनी हो जाती है, तो इन्होंने भी रोशनी के साथ खिलवाड़ किया।
इनने क्या किया, व्हाइट लाइट को ले लिया और प्रिज्म से सभी को स्प्लिट कर दिया। हमें पता है व्हाइट लाइट जो होते हैं वो 7 लाइट्स के मिक्सचर होते हैं और वो जो 7 ओरिजिनल कलर्स होते हैं वो रेनबो वाले कलर्स होते हैं सारे, ठीक है। तो इनने क्या किया, वो 7 लाइट को जो है ना स्प्लिट करा दिया प्रिज्म से निकाल करके, ठीक है। व्हाइट लाइट आया, ये 7 कलर्स में जो है स्प्लिट हो गए, ठीक। अब इनने क्या करा है कि क्लैडोफोरा एक एल्गी है, एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा इन प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में जो एल्गी वाला पार्ट करते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी, उसमें आता है एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, एक ग्रीन एल्गी होता है ये, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में डाल दिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन हमारे पास में यूज करते हैं, ठीक है। इनको ये ऑक्सीजन यूज करते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये जिंदा रह पाएंगे, ठीक। अब एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में जब क्लैडोफोरा को डाला ना, तब ये क्या देखते हैं ना कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब एरोबिक बैक्टीरिया O2 को क्या करेंगे, यूज करेंगे और CO2 को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्लैडोफोरा एल्गी है, प्लांट है एक तरीके का, ये CO2 को यूज करके और फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन उसको चाहिए, तो जहां उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा वहां इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो अब इसको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अब तो अब यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया है जो हमारे पास में, तो इसको जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पे हम जाना पसंद करेंगे, ठीक। चाहे वहाँ कितना भी भीड़ हो, हम लोग तो वहीं से खाएंगे भैया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास में होती है। तो अब ये एरोबिक बैक्टीरिया को जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा वो वहाँ जाना पसंद करेंगे। अब ये क्या करते हैं, क्लैडोफोरा में ना हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स होते हैं। अब ये 7 कलर्स में ये लोग क्या करते हैं ना, विबग्योर, वो जो 7 कलर हो गए विबग्योर, तो इसमें एक ब्लू कलर और एक रेड कलर, ये 2 रीजन्स में हमें एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन सबसे ज़्यादा मिलता है। एरोबिक बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन हमें क्लैडोफोरा के किस रीजन में सबसे ज्यादा मिलता है, जहां पे ब्लू लाइट रहती है और जहां पे रेड लाइट रहती है। इसको इन्होंने मेंशन किया एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम उस ग्राफ को कहते हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस का रेट बताता है, कौन से लाइट वाले रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा रेड और ब्लू रीजन में, क्योंकि वहां पे हमें एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तभी तो वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है। तो रेड और ब्लू रीजन में हमें जो है एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा मिले, इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट जो है बहुत ज्यादा है। देख रहे हो कैसे दिमाग लगाते हैं साइंटिस्ट लोग यहाँ पे, ठीक है। बैक्टीरिया एक्यूमुलेट इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट से जुड़ी हुई है। विबग्योर होता है ना, विबग्योर, ठीक है। तो ये ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में सबसे ज्यादा हमारे पास में जो है वो बैक्टीरिया मिल रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास में आते हैं कार्लिनियस वैन नील। इन्होंने हमारे पास में बताया था, ये इनका ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट कब से कब का था, तो 1897 टू 1985। आई थिंक ये इनका लाइफ स्पैन दिया हुआ है, ठीक है, इतना लंबा इनका स्टडी नहीं चला था, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी इन्होंने बताया कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और यहाँ पे हमारे पास में H2O की जगह H2S हम लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में O2 के जगह हमारे पास सल्फर रिलीज होता है, सल्फर गैस रिलीज होता है। जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहली बार मैंने भी पढ़ा था तो नहीं समझ आया था, समझो यहाँ पे इसको मैं सिंपल से समझाती हूँ इन्होंने क्या बताया। देखो, हाँ देखो, हमारे पास ये एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे CO2 यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है, हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन रहा है, वाटर बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारे पास में है ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हो रहा है ना, तो जनरली लोगों को पता है क्या लगता है कि ये ऑक्सीजन गैस इस CO2 से आ रहा है, ये ऑक्सीजन गैस CO2 से आ रहा है। बट इसी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए नील साहब ने हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया, ठीक है। इनने क्या किया कि अब ये जो सल्फर बैक्टीरिया है ना, ये सल्फर को यूज करती है, H2S को यूज करती है, ठीक है। तो H2A से यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग H2S से समझेंगे, यहाँ पे H2A की जगह S होगा, ठीक। तो अब इन्होंने जब सल्फर यहाँ पे लिया ना, तो देखा यहाँ पे CO2 में तो O है, तो अगर यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मैं कंपेयर करके बताऊंगी, ठीक है, अगर जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रहा है ये CO2 से रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे H2O की जगह में H2S भी रख रहे तो
हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो कार्बन से रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे CO2 तो यहाँ पे CO2 तो इसी तरीके से है, तो यहीं से हमारे पास में ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था। वापस समझो, हमारे पास में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे CO2 है, लोगों को क्या लग रहा था इस CO2 से ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे H2O के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इस ऑक्सीजन में तो छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये CO2 से रिलीज हो रहा है, ठीक। तो इन्होंने नील साहब ने क्या किया कि H2O को H2S से रिप्लेस कर दिया। अब H2S से जब रिप्लेस किया इन्होंने तो CO2 को एज इट इज रखा और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। अब जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कंडक्ट कराया तो इन्होंने देखा जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था, O2 रिलीज होना चाहिए था, वहां पे सल्फर गैस रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर गैस रिलीज हो रहा है, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया, वापस से H2O रखा, वापस से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई, ये जो O2 है ये CO2 से नहीं आ रहा है, ये H2O वाला O हमारे पास में O2 के फॉर्म में मिल रहा है। आई होप ये बात क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जब इसने H2S को यूज किया H2O की जगह में, तो O2 की जगह में इन्होंने क्या रिलीज किया, सल्फर गैस रिलीज किया, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, आप लोग एक बार इस चीज को देख सकते हैं। मैं देखती हूँ PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इंस्टाग्राम तो होगा आप लोग का, आप लोग के पास मेरा, आप लोग देख सकते हो अबाउट सेक्शन में या कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आपको सारे पोस्ट वगैरह मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अपलोड होते रहते हैं कम्युनिटी सेक्शन में, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और एक काम जो आप लोग कर सकते हो, यू कैन डू लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इट विल हेल्प अ लॉट। सो या हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, हमें पता है ये कहाँ पे टेक प्लेस करती है, प्लास्टिक के अंदर में, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा चढ़ा के पढ़ने वाले। एक PYQ सेक्शन है, हाँ पहले ये PYQ देख लो। अगर आपने सेल पढ़ा होगा, सेल, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल नहीं पढ़ाया है, बट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को एक चीज़ पता होगा, एक क्रोमैटोफोर करके हमारे पास में प्रोकैरियोटिक्स में या बैक्टीरियाज में जो है क्रोमैटोफोर करके एक स्ट्रक्चर मिलता है, जो स्ट्रक्चर हमारे पास में मेम्ब्रेन के पास में मिलता है, और इसके अंदर में ना कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना हमें पता है प्रोकैरियोट्स जो होता है ना, प्रोकैरियोट्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसलिए जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का काम है ये क्रोमैटोफोर्स कराते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास पता है प्लास्टिड जो होते हैं ना, ये पिगमेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये जो होते हैं ये पिगमेंट ऑर्गन्स होते हैं, ये पिगमेंट देने का काम करते हैं, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास ल्यूकोसाइड, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल, येलो, रेड, ऑरेंज, ये वाला, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन होता है ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में मिलते हैं, अगेन प्रोकैरियोट में फोटोसिंथेसिस कौन कराता है, क्रोमैटोफोर, ये 2015 का PYQ रह चुका है, ठीक है। यूकैरियोट में फोटोसिंथेसिस कराते हैं क्लोरोप्लास्ट, और प्रोकैरियोट में फोटोसिंथेसिस कराते हैं क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रोफ। अब देखो क्लोरोप्लास्ट इज जनरली प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल, सेल बहुत तरीके के होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस वाले जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस आपको ये चीज़ समझना है कि एक स्पेशल तरीके का जो हमारे पास में सेल होता है दैट इज नोन एज मीजोफिल सेल, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस स्पेशली यहीं पे होता है, ठीक है। अब देखेंगे विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाँ ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ। देखो ये हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन और इसी का एक इनर मेम्ब्रेन, आई होप यहाँ दिख रहा है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया अंदर वाला मेम्ब्रेन, ये हो गया बाहर वाला मेम्ब्रेन। इस चीज को मेंशन भी किया, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद में पतले पतले जो हमारे पास में होते हैं ना वो स्ट्रोमा लेमिले होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, एक इस तरीके का पतला जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज थैलेकॉइड, और इसी का बंच बना देंगे ना, दिस इज नोन एज हमारे पास ग्रैना। अब जो 2 ग्रैना होते हैं ना अलग अलग,
इन दोनों को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग लैमिला कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जो होगा इसको थैलाकॉइड कहेंगे, बंच में होंगे तो ग्रेना कहेंगे, ठीक है। और दो ग्रेना को जोड़ने वाला जो बीच वाला लाइन होगा ना उसको स्ट्रोमा लैमिली कहेंगे, ठीक। जो खाली स्ट्रक्चर होगा बाकी उसको हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे, जिसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आपका फिल होगा। इसके बाद में इसके अंदर हमारे कुछ राइबोसोम्स मिल जाएंगे, स्टार्च ग्रैन्यूल मिल जाएंगे, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यही है पूरा स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा स्ट्रक्चर है। आप एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। अच्छा, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इन प्लांट लीड टू सिंथेसिस ऑफ शुगर। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में एनर्जी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट और ATP के फॉर्म में हमारे पास यूज होता है, ठीक है। CO2 का फिक्सेशन करने के लिए देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, कहाँ चला गया, हाँ क्या देखो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि एक साइकिल होता है, हाँ ये वाला है, इसको C3 साइकिल कहते हैं और एक C4 साइकिल होता है, ये C4 साइकिल होता है, ये दोनों हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे ना ATP का यूज हो रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे ATP का यूज हो रहा है। देखो ATP के फॉर्म में NADPH के फॉर्म में एनर्जी यूज हो रहा है दो जगह पे, ठीक है। एक साइकिल को चलाने के लिए 3 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है। अब फोटोसिंथेसिस हमारे पास में दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो कंफर्म है कि लाइट में होगा, ठीक। लेकिन डार्क रिएक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि डार्क मतलब जब लाइट नहीं हो तभी होगा, ठीक है। मतलब ऐसा लोग सोचते हैं ना कि नाम सुनकर के सोचते हैं कि लाइट रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये बात सही है कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, डार्क में नहीं होगा। लेकिन डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि लाइट में नहीं होगा, सिर्फ डार्क में ही होगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि लाइट रिएक्शन जो हमारा है सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए सनलाइट नहीं होना चाहिए, वो सनलाइट के प्रेजेंस में भी होगा, ठीक है। बस डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट रिएक्शन से बने हुए प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। पहले लाइट रिएक्शन होगा, उसके बाद डार्क रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन में जो चीजें बनेंगी उसी को डार्क रिएक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। पढ़ो यहाँ पे। रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय ग्रेना टू सिंथेसाइज ATP एंड NADPH इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। इसमें हमारे पास में एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है किससे, ग्रेना से, ठीक है। लेटर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच CO2 इज रिड्यूस्ड टू शुगर, ठीक है। CO2 को हम लोग शुगर बनाते हैं, शुगर में बनाते हैं। इट इज लाइट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि लाइट हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा, लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, लाइट के बिना प्रेजेंस में भी डार्क रिएक्शन हो सकता है। ये लाइट से इंडिपेंडेंट होता है, लाइट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो पिगमेंट्स जो हमारे पास होते हैं ना, पिगमेंट्स वो हमारे पास में 4 तरीके के होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। 4 हो गए, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब क्लोरोफिल A जो हुआ ना हमारे पास में, ये ब्लू ग्रीन हमारे पास में कलर देता है। क्या देता है, ब्लू ग्रीन कलर देता है। इसके बाद में हमारे पास जो क्लोरोफिल B है ये येलो ग्रीन कलर देता है, ज़ैंथोफिल है येलो कलर देता है, कैरोटीनॉइड है येलो ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। ग्योर देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे विब ग्योर में, रुक जाओ मैं इस कलर से लिख दूँ, इस कलर से लिख दूँ। जो हमारे पास विब ग्योर होता है ना, ये तो याद होगा, आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। V और I को छोड़ दो, ठीक है। V और I को छोड़ दो और इधर R को छोड़ दो, बीच में हम लोग देखते हैं ये जो बीच के 4 कलर्स है ना, B और G हमारे पास क्लोरोफिल A देता है। क्या देता है, क्लोरोफिल A। इसके बाद जो ग्रीन येलो है क्लोरोफिल B देता है, क्लोरोफिल B, ठीक है। सिर्फ येलो है हमारे पास ज़ैंथोफिल देगा, और येलो ऑरेंज जो है हमारे पास, ये हमारे पास कैरोटीनॉइड्स देगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। एक बार फिर से समझ लो। विब ग्योर में VB को हटा दो ऊपर से और नीचे से R को हटा दो, ठीक है। VIP हटा दो, VIP के जगह में R है हमारे पास, ठीक है। तो VIR को हटा दो हमारे पास में। बीच वाले जो बचे हुए ये 4 इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये 4 हमारे पास बनता है। ऊपर वाले 2 क्लोरोफिल A, उसके बाद 2-3 क्लोरोफिल B, ठीक है। तीसरा सिर्फ ज़ैंथोफिल और तीसरा चौथा कैरोटीनॉइड, ठीक। ये चीज हमारे पास में है यहाँ पे। ओह शिट, ये क्या हो गया, अरे हाँ ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे
ये हमारे पास में ये बता रहा है कि कौन से रीजन में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये हमारे पास बता रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास ब्लू रीजन है, ये हमारे पास रेड रीजन है, ठीक है, विबग्योर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए अकर इन ब्लू एंड रेड लाइट। जो हमारे पास क्लोरोफिल ए है ना, ये ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब कर सकता है सनलाइट को, ठीक है। जो सनलाइट आती है ना, सनलाइट, उसमें सातों कलर का मिक्सचर होता है, तो उसका जो रेड वाला वेवलेंथ है और उसका जो ब्लू वाला वेवलेंथ है, इन दोनों को सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे पास में एब्जॉर्ब कर सकता है। और क्लोरोफिल ए को हम लोग चीफ पिगमेंट कहते हैं, क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट कहते हैं, मेन पिगमेंट। बचे हुए ये जो तीन है इनको हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अदर थैलेकॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, इनको हम लोग एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये क्या काम करता है? पहला, क्लोरोफिल ए सिर्फ ब्लू और रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा, बचे हुए बाकी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? हमारे पास क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये इनका पहला काम हुआ। बचे हुए जो दूसरे लाइट्स हैं उनको ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करते हैं, किसको? क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से। उसके चारों तरफ में रहेंगे ये, ताकि किसी भी तरीके से क्लोरोफिल ए ना जल जाए, ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों? देखो, होता क्या है कि हमारे पास क्लोरोफिल ए किसी भी ग्रुप में सिर्फ एक ही होता है, एक ही क्लोरोफिल ए होगा। बचा हुआ जो क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है ना, ये बहुत सारे 100 के नंबर में होते हैं ये तीनों, लेकिन क्लोरोफिल ए सिर्फ एक ही होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी बाकी सबका होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में है क्लोरोफिल ए, सब अपना अपना एनर्जी एक जगह इकट्ठा करता है और लास्ट में क्लोरोफिल को दे देता है, और क्लोरोफिल इसका प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में जो है पूरा एनर्जी भेज देता है, और वहीं पे जाकर के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब देखो, लाइट रिएक्शन में क्या क्या काम होता है? लाइट रिएक्शन मतलब अल्टीमेटली हमारा फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या क्या काम होता है? पहली चीज, लाइट आ रही है, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ना, सनलाइट आया पत्ते के ऊपर, पत्ते ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज, एब्जॉर्ब लाइट से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से वाटर को तोड़ेंगे, वाटर H2O को स्प्लिट करके हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन को अलग करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज, H2O में से H अलग, O अलग कर दिया, ऑक्सीजन को रिलीज करा देंगे। चौथा काम, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट ATP NADPH। लाइट रिएक्शन में हम लोग ATP का फॉर्मेशन करते हैं, NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सब जो बन गया ATP NADPH, यही जाता है डार्क रिएक्शन में और वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो अल्टीमेटली देखिए तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास में डार्क रिएक्शन में आता है, जहां पे हम लोग को लाइट रिएक्शन के जो चीजें हैं, जो उनके कंपाउंड्स बने हुए प्रोडक्ट्स है, वो यूज करके फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर? अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली जो है एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सनलाइट का यूज नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस जो हम लोग कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली सनलाइट नहीं यूज होता है, इनडायरेक्टली यूज होता है। अल्टीमेटली एटीपी और NADPH को बनाने के लिए सनलाइट लगता है, और ये ATP NADPH फोटोसिंथेसिस कराता है, ठीक है। अब देखो, जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो दो जगह पे बटे होते हैं, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। एक होता है फोटोसिस्टम 1, एक होता है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो है हमारे पास में, इसको हम लोग शॉर्ट में PS1 कहते हैं, और फोटोसिस्टम 2 को PS2 कहते हैं, रोमन में 1-2 लिखते हैं, ठीक है। तो PS1 जो होता है ना, ये जो लाइट इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक होता है 700 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में ये जो 700 का जो वैल्यू है, ये एक वेवलेंथ वैल्यू है, ठीक है। और PS2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर तक का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस लाइट का मैक्सिमम वैल्यू 700 नैनोमीटर तक है, ठीक है, उस लाइट को जो है फोटोसिस्टम 1 मैक्सिमम 700 तक एब्जॉर्ब कर सकता है। फोटोसिस्टम 2 इसके 20 कम, ठीक है, 680 नैनोमीटर तक ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इसीलिए PS1 को हम लोग P700 और PS2 को हम लोग P680 पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें ATP और NADPH का फॉर्मेशन मिलता है। अब देखो, इसमें एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास में, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ETS पढ़ते हैं इसको। ETS जो है हमारे पास में, ये दो तरीके का होता है, एक साइक्लिक हो सकता है, एक नॉन साइक्लिक हो सकता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें साइटोक्रोम्स होते हैं हमारे पास कुछ। इसमें क्या होता है, देखो, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो हमने यहाँ पे अरेंज कर रखा है ना, ये एनर्जी लेवल के ऊपर में अरेंज होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल, यहाँ पे हमें 4 एनर्जी लेवल दिख रहे हैं, एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल और ये चौथा एनर्जी लेवल। ये
LHC जो है ये 680 वाला है, मतलब इसको कम एनर्जी चाहिए। ये 700 वाला है, इसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एनर्जी, और ये थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी पे बेस्ड है। ये बात समझ में आया? पहले सनलाइट आएगा PS2 पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, एनर्जी लेकर के उड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, यहाँ से ये एनर्जी नीचे आएगा, मतलब अब थोड़ा एनर्जी डाउन होगा। अब एनर्जी डाउन हो रहा है, यहाँ पे हाई एनर्जी, अब नीचे आया लो एनर्जी पे, तो बचा हुआ जो ये डिफरेंस है इसको ये लोग क्या करता है, ATP के फॉर्म में निकाल देता है एनर्जी। और फिर लाइट आएगा, देखो फिर दूसरा यहाँ पे लाइट आया, यहाँ पे जो वो इलेक्ट्रॉन आया था अब ये एक्साइट करेगा और यहाँ जाएगा, अब फिर ये वापस नीचे आने के लिए जो एनर्जी लिया था उसको NADPH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक बार एनर्जी लिया सनलाइट से तो ऊपर गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, जब वापस नीचे आएगा दूसरे LHC में तो यहाँ पे ATP बनेगा, वापस से लाइट लेगा, वापस से एक्साइट करेगा, वापस से यहाँ पे NADPH बन जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये जो है एनर्जी लेवल पे खेल खेलता है। एनर्जी लेवल पे कैसे खेल खेलता है, हमारे पास में ये जो ATP बन रहे हैं ये सनलाइट से बन रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बन रहे, इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। कैसे, LHC पहले एनर्जी ले रहा है, इसमें बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन खूब खुश होकर एक्साइट हो जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जा रहा है। अब वापस नीचे आने के लिए क्या बोलेगा, अब अपना जो एनर्जी उसको निकाल के देना पड़ेगा ताकि हम लोग सेटल डाउन हो सके, स्टेबल हो सके, एनर्जी को निकालना पड़ेगा। वो एनर्जी को जो निकालेगा ना ATP के फॉर्म में निकाल देगा। दूसरी बार जब यहाँ पे बैठेगा तो ये लाइट वापस से लेगा, ठीक है, एनर्जी लेके फिर एक्साइट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, अब बोलेगा वापस नीचे जाना है, तो वापस नीचे जाने के लिए हमारे पास क्या है, एनर्जी जो बचा हुआ है अंदर में उसको निकालना पड़ेगा, तो NADPH का फॉर्मेशन करा देगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें अब हमारे पास, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग एक बार पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे समझाया बस यही चीज है। एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, सनलाइट से एनर्जी लिया, एक्साइट किया, वापस नीचे आएगा तो बचा हुआ एनर्जी निकालेगा ATP के फॉर्म में, फिर यहाँ पे सनलाइट लेगा, फिर एक्साइट करेगा, फिर अब वहां से नीचे आना है तो NADPH के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करके स्टेबल हो जाएगा। हमेशा याद रखना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना इंसान को स्टेबल होना है उतना एनर्जी कम रखना पड़ेगा। ठीक है, जितना एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना स्टेबिलिटी कम रहेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा। ये लेवल को यहाँ पे हमने जो एनर्जी लेवल बोला है, यहाँ पे हमारे पास में रिडॉक्स पोटेंशियल लेवल को इन्होंने वही चीज को रिडॉक्स पोटेंशियल कह दिया। PYQs जो बन रहा था यहाँ पे एक बार देख लेंगे हमारे पास में क्या क्या PYQs बन रहे हैं। एक होता है एंथ्रोसियानिन, सियानिन कहीं भी आ जाए मतलब ब्लू कलर। ठीक है, एंथ्रोसियानिन जो होता है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, एक तरीके का पिगमेंट है, PYQ पूछ दिया था एक बार। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखो। एंथ्रोसाइनिन हमारे पास में सॉल्युबल पिगमेंट है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। कहाँ मिलता है, प्लांट के सेल के वैक्यूल में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आता है हमारे पास में कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो कौन ट्रैप करता है। तो अभी अगर तुम लोग को ध्यान हो ना तो पूरे अर्थ का 50% फोटोसिंथेसिस एल्गी करता है। अगर आपने प्लांट किंगडम में पहला वाला पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा हो, एल्गी का पहला वाला जो लास्ट का पहले वाले सेक्शन में, इंट्रो वाले सेक्शन में, लास्ट वाला पैराग्राफ में एल्गी के सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना एल्गी में, उसके बाद फिर ग्रीन एल्गी स्टार्ट हो जाता है। तो वो वाला ऊपर वाला पैराग्राफ जो उसका है ना, उसमें लिखा हुआ है 50% ऑफ द होल फोटोसिंथेसिस इज डन बाय एल्गी। एल्गी अकेले 50% फोटोसिंथेसिस कर देता है। तो अल्टीमेटली 50% कर रहे हैं, उसके बचे हुए जो 50% है उसमें ग्रीन प्लांट्स भी हैं, उसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, उसमें फंगी भी आते हैं। तो ये तीनों मिला के 50% करते हैं, और अकेला एल्गी, ग्रीन एल्गी जो होता है वो हमारे पास 50% करता है। तो सबसे मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप करता है, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस उसी से करेगा। तो वो जो एनर्जी सबसे ज्यादा ट्रैप कौन करता है, 50% कौन करता है हमारे पास में, ग्रोइंग एल्गी। जो टैंक्स वगैरह होती है ना, टैंक्स पानी की टंकी लगती है ना छत पे, उसके अगल बगल में जो काई लग जाती है ना, वही जो है मैक्सिमम जो है हमारे पास में सोलर एनर्जी ट्रैप कर लेते हैं। और हम लोग आगे एक चीज पढ़ेंगे, रुको मैं कुछ चेक करने दो इसमें है कि नहीं वो चीज। लाइट वाले सेक्शन में वो चीज नहीं है, अच्छा मैं डाल दूंगी उसमें, देखती हूँ मैं डाल देती हूँ। हमारे पूरे अर्थ पे जितने सनलाइट आता है ना उसका 10% ही मिनिमम, उससे भी कम ही हम लोग अभी तक में हमारे जो प्लांट्स है वो यूज कर पाते हैं। जितने सनलाइट आता है उससे 10% ही हम लोग सिर्फ यूज कर पाते हैं अभी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये चीजें आ गई थी। अब ये वाला जो हम लोग पिक्चर देखेंगे ना तो ये हमें कुछ एन टाइप का दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट बना रहा था वो इसको इधर साइड से देख रहा था, ये उसको जेड टाइप का दिख रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इसने नाम क्या दे दिया, जेड स्कीम, ड्यू टू इट्स शेप।
टेक्निकली एन होना चाहिए था बट यहाँ पे जेड दे दिया, अब क्यों दे दिया ये हमें भी नहीं पता, ठीक है, बस लिख दिया ड्यू टू इट्स शेप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर। देखो इसमें सॉरी फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर मैंने बोल दिया, प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। प्रोटोलिसिस का मतलब फोटोलिसिस का मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है हमारे पास में? फोटोलिसिस का मतलब फोटो का मतलब लाइट और लिसिस का मतलब तोड़ना, लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना, इसको हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। PS2 में ये चीज होती है। कैसे? देखो यहाँ पे H2O है ना, ये जब टूटता है ना तो H प्लस O माइनस में टूटता है। देखो H प्लस O2 माइनस। कैसे? हम लोग देखो H2O है ना, तो H जब भी टूटेगा 2H प्लस निकलेगा और O2 माइनस निकलेगा। हमें पता है 2H प्लस मतलब प्लस कितना हो गया 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रलाइज कर जाता है। किसी भी कंपाउंड को बनाना है, आयंस के ऊपर चार्ज होता है, कंपाउंड के ऊपर न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता, तो सारे चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो O के ऊपर 2 माइनस है, H के ऊपर 1 प्लस है, न्यूट्रलाइज करने के लिए 2H ले लेंगे ताकि 2 प्लस हो जाए, 2 माइनस के साथ में न्यूट्रलाइज कर जाए। अब देखो यहाँ पे 2H 2 O माइनस है तो H प्लस तो ऐसे ही निकल जाता है हमारे पास में। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, O बन जाता है और E माइनस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बट अब इसको ऑक्सीजन सिंगल, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता सिंगल ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 हमारे पास H प्लस हमारे पास 4 हो जाएंगे और 2 O2 माइनस हो जाएगा। तो देखो O2 है, ठीक है, और -2 है, तो 2 माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस, एक H के ऊपर में 1 प्लस है तो 4H के ऊपर में 4 प्लस 4 माइनस, स्टेबलाइज हुआ ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H प्लस जो है ये O माइनस हुआ। अब यहाँ से ये क्या करेगी, ऑक्सीजन जो है O2 बना लेगी और साथ में 2 माइनस, एक ऑक्सीजन के ऊपर दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 माइनस, टोटल हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कि नहीं होगा? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। 4H प्लस 2 हमारे पास O2 निकल जाएगा ऑक्सीजन गैस में और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया। ये हमारे पास में होता है नॉन साइक्लिक, ये होता है हमारे पास में साइक्लिक। इसके बाद हम लोग साइक्लिक है ना, इसके बाद कितना बच गया हमारे पास में, चलो साइक्लिक वाला फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है हमारे पास, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 का कोई काम नहीं होता। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लाइट जो होती है ना, ये 700 वाली आती है। आप 700 जो है, एक है P680, एक है एक है हमारे पास P680, एक है P700। तो 700 वाला जो है ये 680 वाला लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन 680 वाला जो है वो 700 वाला लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो ज्यादा होता है। तो 700 वाला जब लाइट आता है ना, तो P2 जो होता है, PS2 होता है ना, ये फंक्शन नहीं करता है, तो सिर्फ PS1 जो होता है ये फंक्शन करता है। तो अब देखो जब 700 वाला लाइट आएगा ना यहाँ पे, तो 700 वाला जब इसमें लाइट आएगा तो यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। अब यहाँ पे इधर साइड में कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा एनर्जी रिलीज कराने के लिए, तो ये वापस से इसी फॉर्म में आएगा, ATP रिलीज कराएगा। फिर लाइट आएगा 700 वाला, तो 680 वाला तो काम नहीं कर रहा है, तो 700 वाले में ही क्या होगा, ये सर्कुलर सिस्टम बन जाएगा। तो इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं, इसको साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक वाले में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 एक्टिव रहेगा, नॉन साइक्लिक वाले में दोनों, फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिव रहेगा और फोटो सिस्टम 2 भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी बाहर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं रिक्वायर्ड होता, ये सब घर का ही होता है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिक्वायर्ड होता है, तभी तो NADPH बनता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ ATP फॉर्म करेगा, यहाँ पे ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है, दोनों बनता है, ठीक है। इट अकर इन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इट अकर इन स्ट्रोमा और इंटीग्रल थैलेकॉइड, इट अकर इन ग्रैनल थैलेकॉइड। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास में ग्रैनल, यहाँ ग्रैनम में हमारे पास PS1 और PS2 दोनों एक्टिव रहेगा,
ठीक। लेकिन जो हमारे पास में जो साइक्लिक है वो हमारे पास में सिर्फ लैमेला में ही होगा, दूसरे में नहीं होगा। यही चीज़ है यहाँ पे, वापस से एक बार देख लेंगे। कहाँ चला गया? हाँ, अकर ओनली इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में होगा, या फिर इंटीग्रल थैलेकॉइड मतलब लैमेला में होगा। ठीक। और ये कहाँ होगा? ग्रैनल थैलेकॉइड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हमारे पास आता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोस्थेसिस, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारे पास में PDF है ये आप लोग को मैं देखती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इसके जो नोट्स हैं हमारे पास में इसको हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे। विद दिस वी आर डन हाफ ऑफ द चैप्टर। इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।